हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार संगीत के इस नए सेशन में। दोस्तों, सबसे पहले आज मैं बताना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पे जो आज देखने को मिलेंगे दोस्तों, आपको काफ़ी हैवी लेवल के प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है? अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो है बहुत लाभ पहुँचाने वाला सेशन रहने वाला है ये, ठीक है? और दोस्तों ऐसा नहीं है, साथ में अगर बात कर लेंगे हम बीई आपके ईएमआरएस या फिर हम बात करेंगे डीएसएसएसबी की या फिर हम बात कर लें और नेट नेट वगैरह की या फिर ये जेआरएफ केवीएस एनवीएस, तो दोस्तों इसमें भी आपको ये प्रश्न जो है फायदा पहुंचाएंगे बीपीएससी टीआरई 4 के साथ साथ, ठीक है? तो चलिए आप लोग देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये जो है प्रश्न जो है ना, ये नेट में पूछे गए प्रश्न है और आपके कुछ बीपीएससी में भी पूछे गए प्रश्न है। तो सम्मिलित प्रश्न आज रहने वाला है आपका। तो आपको सभी प्रकार के प्रश्नों को देखते हुए चलना है। तो ठीक है, चलिए हम फटाफट सेशन को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे एक खास छोटी-सी रिक्वेस्ट है भाई, कि आप लोगों के लिए जब मेहनत करते हैं तो थोड़ा-सा आप लोगों से यही उम्मीद रहती है कि कुछ नहीं, बस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हम अगला वीडियोज़ बनाने के लिए प्रेरित हों। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो थोड़ा-सा हमारा भी मोटिवेशन जो है थोड़ा-सा कमज़ोर पड़ जाता है। इसलिए थोड़ा-सा जो ये है, तो इसलिए आप लोग जो है जोश और एनर्जी हमारी बनाकर रखिए, जिस प्रकार से हम आपकी एनर्जी को बनाकर रखते हैं, ठीक है? चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, चतुश्चैव षड्ज मध्यम पंचमा द्वैद्वय निषाद गंधारते त्रिऋषभ धैवतो। तो दोस्तों देखिए, चतुश्चैव षड्ज मध्यम पंचमा साम प की कितनी चार चार श्रुतियां, द्वैद्वय निषाद गंधारते यानी कि निषाद और गंधार की दो दो श्रुतियां, ठीक है? और आपके क्या हो गया, त्रि ऋषभ धैवतो। तो त्रि ऋषभ धैवतो यानी कि ऋषभ यानी रे और ध की तीन तीन श्रुति हो गई। तो ये आपके क्या दर्शाते हैं, ये जो है ये श्लोक जो है किसके विभाजन को दर्शाता है? ये श्लोक जो आपका पूरा है, आपको यहाँ पे पूरा नहीं, खाली स्थान दिया गया ना, तो यहाँ पे पूरा नहीं लिखा हुआ है, तो आपको बताना है कि किसके विभाजन को, क्या श्रुति स्वर या फिर मेल राग, राग रागांग, इतना में से ही बताना है। आगे क्यों पढ़ूं भाई, इतना में से ही करना है। तो ये जो है ना आपके, ये बताते हैं, क्या बताते हैं, 4 3 2 4 4 3 2, यही तो है। 22 श्रुतियां है ना भाई, 22 श्रुतियां, यही तो है। ये क्या दर्शाते हैं, श्रुति स्वर व्यवस्था को दर्शाते हैं। इसलिए हमारा जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ये श्लोक जो है श्रुति स्वर व्यवस्था को दर्शाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न रहने वाला है यहाँ पे, दूसरा नंबर प्रश्न क्या है हमारा, क्या कह रहा है, राग भूपाली में रे ग ध कोमल करने से कौन सा राग बनता है? देखिए, राग भूपाली, भूपाली कौन सा थाट में है भाई? भूपाली जो है आपके कल्याण थाट का राग है, ठीक है? कल्याण थाट का राग है। और कल्याण में कौन सा स्वर लगता है? तो कल्याण में म तीव्र लगता है, ठीक है? तो म तीव्र है इसमें, भूपाली का म तीव्र लेके अगर साथ में हम क्या करेंगे कि रे ग ध कोमल कर देंगे, ठीक है? म तीव्र कर दिए, रे कोमल, ग कोमल और ध कोमल, और क्या, म आपका हो जाएगा तीव्र। तब पूछ रहा है कि कौन सा राग बनेगा, तो भैया कौन सा बनेगा, ये आपके किस में लगेंगे, कौन सा जो है थाट कह लीजिए या राग कह लीजिए, कौन सा किस में हो जाएगा, ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, तोड़ी में, ठीक है? क्योंकि तोड़ी में रे ग ध कोमल और म तीव्र प्रयोग होता है। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नंबर 3 का है, हीराबाई बड़ौदकर का संबंध किस घराने से है? तो हीराबाई बड़ौदकर, देखिए भैया सबसे पहले कॉन्सेप्ट लगाना है कि हीरा, ठीक है? हीरा कहाँ बिकता है? तो हीरा याद रखना है, हीरा जो है ना किराना दुकान में बिकता है। कहाँ? किराना स्टोर में जो है आपको हीरा मिलता है। तो भैया खाने वाली चीजें जो हैं आपके किराने दुकान में ही मिलेगी ना। तो किराना जो स्टोर है, वहां पे जो खाने पीने वाली जो चीजें मिलती है, वो किसी हीरा से कम है क्या? नहीं ना। तो भाई कहाँ हो गया, आपको ये कॉन्सेप्ट लगाकर याद रख लेना है आपको, किराना घराना यानी हीरा कहाँ, तो किराना घराना। हीराबाई बड़ौदकर कहाँ घराना, तो आपका किराना, ठीक है? हम बात कर ले साथ ही, जैसे कि भीमसेन जोशी थे, वो भी कहाँ से थे, वो भी आपके किराना घराना से। और ये आपके किराना घराना के संस्थापक कौन थे? अब्दुल करीम खां को माना जाता है। तो ये सब चीज जो है याद रखनी है। आगे देखिए नंबर 4 हमारा क्या है, नंबर 4 क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है, विपंची वीणा में कितने तार होते हैं? देखिए वीणा, वीणा के तो भाई बहुत सारे प्रकार है, और सबसे प्राचीन वाद्य जो है वो किसको, सबसे प्राचीन वाद्य वीणा को ही माना जाता है। तो पूछा जा रहा है विपंची वीणा, बहुत सारे प्रकार हैं, विपंची वीणा है, घोसी वीणा है, मैती वीणा है, आपके रौद्री वीणा है, तो बहुत सारी है, किन्नरी वीणा है, बहुत सारी वीणाएं हैं। तो विपंची वीणा में जो है वो कितने तार होते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विपंची वीणा में तारों की संख्या होती है दोस्तों, मैं बता दूं आपको, 9 तार होते हैं विपंची वीणा में, 9 तार। और 21 जो दिख रहा है ना, ये आपके मत्त कोकिला वीणा में, ठीक है?
मत कोकिला वीणा में जो आपके हैं कितने 21 तार होते हैं। और एक तंत्री वीणा कौन सा है आपका घोसी, घोसी या घोसा के कहीं कहीं पे घोसी कहीं कहीं पे घोसा लिखा हुआ रहता है। तो याद रखना है एक तंत्री वीणा को घोसा वीणा या घोसी वीणा भी कहते हैं, जिसमें कि क्या होते हैं एक तार ही लगे हुए होते हैं। ठीक है, हम अगर त्रितंत्री पूछे तो त्रितंत्री वीणा में कितने तार, तो 3 तार। तो इस तरह से जो है तारों की संख्या जो है आपको मैंने करवाया था और आगे भी करवाते रहेंगे, करवा देंगे। चलिए फिलहाल चलते हैं आगे इस सेशन में। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, पंडित चतुरलाल कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे। देखिए चतुरलाल की बात हो रही है भाई, चतुर पंडित की तो बात हो नहीं रही है, क्योंकि चतुर पंडित जो है वो किनका, आपके भातखंडे जी का जो है उपनाम है चतुर पंडित। तो यहाँ पे चतुरलाल जो है दूसरे हैं, इनके बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा वाद्य यंत्र, क्या घाटम पखावज तबला, क्या दोस्तों इतना में ही जवाब देना है, इसका जवाब हो जाएगा तबला। ठीक है, पंडित चतुरलाल जो थे ये तबला बजाने में निपुण थे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा 6ठा नंबर, राग पटदीप में नी को कोमल कर देने से, ठीक है, नी को कोमल कर देने से कौन सा राग बनता है। देखिए हम पटदीप में क्या करेंगे, नी कोमल करेंगे, नी कोमल करेंगे तो राग कौन सा बनेगा। चलिए फटाफट आप लोग देखिए, पटदीप जो है आपका ना, पटदीप ये इसका जो संप्रकृति राग होता है वो क्या होता है, भीम पलासी। ठीक है, भीम पलासी हो जाता है। थाट क्या हो जाएगा इसका, तो काफी हो जाएगा। तो ये आपके जो थाट इसका जो पटदीप का जो है काफी हो जाता है। तो इसमें अगर नी को हम कोमल कर देंगे, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें नी को कोमल कर देंगे, क्या भीम पलासी बनेगा, गौड़ मल्हार या भोपाली, इसका जवाब क्या हो जाएगा। तो देखिए दोनों जो है संप्रकृति है, बस थोड़ा सा क्या होता है अंतर माना जाता है, इसलिए मिलता जुलते जो राग होते हैं उसी को संप्रकृति ही कहा जाता है। तो यहाँ जो बनेगा हमारा 6ठा का जो आंसर होगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीम पलासी। ठीक है, अगर राग पटदीप में हम नी को कोमल अगर हम कर देंगे कोमल, तो कौन सा राग बन जाएगा, भीम पलासी। आगे देखिए, देखिए दोस्तों ये सब जो है ना एडवांस लेवल के प्रश्न है, आपको याद रखना ही पड़ेगा। देखिए राग क्या है, राग सुघराई किस अंग से संबंधित है। भाई सुघराई जो है ये सब जो है उतना प्रचलित तो नहीं है, लेकिन आपके प्रचलित में मान लिया जाता है और पूछ दिया जाता है। तो भाई कोई नहीं जानता कब कौन सा राग पूछ दे, कौन सा कहाँ से क्या पूछ दे। तो राग सुघराई जो है किस अंग से संबंधित है, बस सिलेबस आपका पता है, सिलेबस में पता है कि कितना पढ़ना है। अगर सिलेबस नहीं पता है तो पूर्ण सिलेबस आपको हम बता भी देंगे। और बुक्स जो है दोस्तों उसके बारे में हम देखिए चर्च कर लेंगे कि बुक्स हमें कौन कौन सी खरीदनी है, तो वो एक स्पेशल आपको हम सेशन दे देंगे, उसमें बता देंगे आपको कि कौन सा आपको बुक पढ़ना है। ठीक है, अभी यहाँ पे जो है सेशन में डिस्टर्ब नहीं करेंगे यहाँ पे आपको। तो राग सुघराई किस अंग से संबंधित है, देखिए क्या कान्हड़ा अंग होगा, सारंग होगा या मल्हार। तो अंग जो हो जाएगा इसका सुघराई का, तो इसका सुघराई का जो अंग हो जाता है ये कौन सा अंग, कान्हड़ा अंग से संबंधित है। राग सुघराई, सुघराई कान्हड़ा, ठीक है, तो सुघराई जो किस अंग से, कान्हड़ा अंग से संबंधित राग माना जाता है। चलिए नंबर 8 हम प्रश्न देख लेते हैं, सही क्रम को चुने। ये क्या है दोस्तों, ये सारे आपके क्या है, श्रुति के नाम है। इनका क्रम देखना है कि कौन सा क्रम में जो है सब व्यवस्थित है, कौन सा क्रमिक है, उसी को आंसर करना है। तो रोहिणी, रम्या, तिब्रा, भाई ये तो नहीं होगा, ये क्रम से नहीं है। रजनी, मंद्रा, मार्जनी, ये आपके ये भी नहीं हो जाएंगे। आगे देखिए दयावती, रजनी, रिक्तिका, रौद्री, क्रोधा, ये सब क्या होते हैं, ये सब जो है आपके दयावती है, रजनी है, रिक्तिका है, आगे रौद्री होता है। तो ये जो है कुछ ये आपका क्या लग रहा है, ये जो लग रहा है ये सीरियल नंबर का है, इसीलिए इसको सही क्रम में है, इसलिए ये हमारा जवाब हो जाएगा। आगे देखिए नंबर 9 हमारा प्रश्न है, सोमनाथ ने 22 श्रुतियों को दर्शाने के लिए किस वीणा का प्रयोग किया था। भाई इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये सब प्रश्नों को आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि एडवांस लेवल के प्रश्न इसमें शामिल है, यहां से लेकर अंत तक ही शामिल है एडवांस लेवल के प्रश्न। तो भाई जो बेसिक लेवल के प्रश्न है ना, मैंने जितना सेशन आज तक करवा दिया है सबको एक बार देख लीजिए, और जो एडवांस लेवल का जो क्वेश्चन है वो अब जो है मैं करवा दूंगा। और बाकी आप लोग जो है अदर जगह से भी देखते रहिए, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, तो आप लोग वहाँ भी विजिट कीजिए, देखिए, उनको भी देखिए, और बहुत सारे जो है आपसे को वहाँ से भी मिलेंगे, यहाँ से भी मिलेंगे। तो अगर आप हर जगह से देखकर अगर हर जगह से कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, वैसे अगर हमारे साथ ही जुड़े हैं तो फिर चलिए कोई बात नहीं, मैं भी आपको करवा ही दूंगा। लेकिन दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप लोग और जगह भी देखें, ताकि थोड़ा सा आपका जो है कॉन्सेप्ट और डेवलप हो। बाकी तो मैं हूं, मैं आपको लेकर चलूंगा जैसे चल रहा हूं। चलिए आगे देखिए, सोमनाथ ने 22 श्रुतियों को दर्शाने के लिए किस वीणा का प्रयोग किया था। देखिए सोमनाथ
भाई सोमनाथ जो है वो कौन सा वीणा का प्रयोग किए थे, क्यों? 22 श्रुतियों को दर्शाने के लिए। इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जो जवाब हो जाएगा दोस्तों रौद्री वीणा, ठीक है। यानी कि रौद्री वीणा का प्रयोग किए थे सोमनाथ 22 श्रुतियों को दर्शाने के लिए, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। 10वां नंबर हमारा प्रश्न है, मानसिंह तोमर के दरबारी गायक कौन थे? देखिए मानसिंह तोमर ये राजा कहाँ के थे भाई? ग्वालियर के राजा थे। ये 15वीं शताब्दी इनकी काल रही है और 15वीं शताब्दी में क्या हुआ था? 15वीं शताब्दी में ये जो बताया जाता है कि ध्रुपद ध्रुपद के प्रचार प्रसारक थे ये, ध्रुपद के आविष्कारक थे ये। तो ध्रुपद का आविष्कार 15वीं शताब्दी में माना जाता है। इन्हीं को आविष्कारक माना जाता है, मानसिंह तोमर को। तो पूछा जा रहा है कि इनके दरबारी गायक कौन थे? तो इनके दरबारी गायक नायक बक्सु थे। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नायक बक्सु, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नंबर 11 जो हमारा प्रश्न है, पंडित शुभंकर ने संगीत दामोदर की रचना कब की? देखिए पहला तो पता चल गया कि शुभंकर ने संगीत दामोदर की रचना की, ये तो आप जान गए। तो भाई आपको पूछा जा रहा है, क्वेश्चन क्या है कि कब की? जवाब क्या हो जाएगा इसका जवाब जो हो जाएगा 12वीं तो होगा, 12वीं में नहीं, क्योंकि 12वीं में जो है आपका कौन सा बताया जाता है? आपके जयदेव द्वारा गीत गोविंद, ठीक है। गीत गोविंद आपके हैं ये जयदेव के द्वारा 12वीं शताब्दी में। संगीत रत्नाकर संगीत रत्नाकर संगीत रत्नाकर ये आपके 13वीं शताब्दी में सारंगदेव के द्वारा। और 15वीं शताब्दी में जो ग्रंथ लिखा गया आपका कौन सा? संगीत दामोदर, ठीक है। संगीत दामोदर कौन सी शताब्दी? तो 15वीं शताब्दी में। किनके द्वारा? पंडित शुभंकर। चलिए आगे देख लेते हैं। नंबर 12 हमारा प्रश्न है, स्वर में 4 श्रुतियां किसके समान होती है? भाई 4 श्रुतियां जो है किसके समान हो जाती है? स्वर में होती है ना 4 श्रुतियां, किसकी किसकी? सा, म और प की 4-4 श्रुतियां होती है। चलिए अब प्रश्न पे आते हैं कि स्वर में 4 श्रुतियां किसके समान होती है, कितना सेंट्स के बराबर? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 204 सेंट्स के बराबर होती है, ठीक है। स्वर में 4 श्रुतियां किसके समान? तो 204 सेंट्स के बराबर। देखिए आपको याद रखना 4 श्रुतियां पूछ रहा है ना, तो लास्ट में आपको क्या करना है? 4 जीरो फिर आगे समझ लीजिएगा और 2 लगा दीजिएगा, यानी इसका आधा आगे में। बस ये एक कॉन्सेप्ट है, वैसे 204 आप लोग डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न हमारा है क्या है कि कला के सभी रूपों में सर्वाधिक अमूर्त रूप है? देखिए कला के सभी रूपों में जो सर्वाधिक जो अमूर्त रूप माना जाता है, सर्वाधिक जो श्रेष्ठ रूप माना जाता है वो किसका? क्या चित्रकला का? जी नहीं। मूर्ति कला का? जी नहीं। ये आपका जो कला हो जाएगा कौन सा? संगीत कला हो जाएगा, ठीक है। सभी प्रारूपों में अमूर्त रूप है किसका? संगीत कला का, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 14 नंबर का कि किस कलाकार का संबंध आगरा घराने से है? भाई आगरा घराने से देखना है, कलाकार का संबंध बताना है कि कौन सा। तो कभी कभार क्या होता है, छांटना भी हम लोग को आना चाहिए, छांट कर भी हम लोग जान सकते हैं। मान लीजिए कि कोई एक हम नहीं जान रहे, ये दोनों को जान रहे हैं, तो थोड़ा सा छांटना भी आना चाहिए कि लता मंगेशकर भाई ये तो भिंडी बाजार, ठीक है, ये भिंडी बाजार के हो जाएंगे। और बंदे अली खां किराना, ठीक है, किराना घराना के हो जाएंगे। तो बचे कौन भाई? आपके सुमित मोटाटकर हो जाएंगे, सुमित मोटाटकर जी, ठीक है। देखिए क्या होता है ना, छांटने से जो आपका परसेंटेज जो होता है वो रेशियो यहाँ पे क्या होता है, घट जाता है। यानी कि आपके जो है यहाँ पे मान लीजिए 100% आपके जवाब देने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, तो अगर आपने दो दो जो है आपने अगर ऑप्शन छांट लिया, तो उसके बाद फिर आपके पास कितना बच जाता है? 60% बच जाता है। अब 60% में चुनना आपके लिए आसान हो जाता है, थोड़ा सा तो आसान जरूर होता है। अगर उसमें से और छांट लिए, अगर 40 बचा आपके पास, तब तो और आसान हो जाता है। तो ये थोड़ा सा छांटना भी जरूरी है, ठीक है। तो जवाब क्या होगा? सुमित मोटाटकर कहाँ से संबंधित है? आगरा घराने से संबंधित है। आगे देखिए, नंबर 15 हमारा प्रश्न है, अमान अली खां किस घराने से संबंधित हैं? देखिए अमान अली खां की हम बात करेंगे कि किस घराने से संबंधित है, तो अमान अली खां का जो घराना हो जाएगा, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये किनके गुरु थे। ये लता मंगेशकर के गुरु थे, लता मंगेशकर, ठीक है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर, उन्हीं के गुरु थे कौन? अमान अली खां। और इनका घराना कौन सा था लता मंगेशकर का? आपका था भिंडी बाजार। तो भाई उनके गुरु से ही तो जुड़ेगा ना, तो घराना इनका हो जाएगा अमान अली का भिंडी बाजार घराना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अलादिया खां के पुत्र कौन है? देखिए अलादिया खां का को जयपुर या अतरौली घराना, जयपुर या अतरौली, ठीक है,
जयपुर या अतरौली घराना का संस्थापक माना जाता है किसको? अलादिया खां को। अब पूछा जा रहा है उनके पुत्र कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे आपके सामने मंजी खां। अलादिया खां के पुत्र कौन है? अलादिया खां के पुत्र हैं मंजी खां। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 17 नंबर का प्रश्न हमारा है, कौन सी मूर्छना षडज ग्राम से संबंधित है? यानी कि दोस्तों एक इसमें ऐसी मूर्छना है जो कि षडज ग्राम से संबंधित है, उसको बताना है आपको। कौन सा? क्या? अश्वक्रांता, सौवीरी, पौरवी, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका देखिए आपको हम बता दें कि जो षडज ग्राम से संबंधित वाला मूर्छना जो है वो आपका है अश्वक्रांता। ठीक है, अश्वक्रांता। चलिए आगे देख लेते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है अब कि इनमें से कौन सा राग तोड़ी थाट का नहीं है? भैया थाट इसके आपको राग को छांटना है कि कौन सा राग जो है तोड़ी थाट का, क्या पूछ रहा है? नहीं है। तो नहीं वाले को हमें पहचानना है, और है कौन कौन तभी तो हमें पता चलेगा। तो मधुवंती आपका तोड़ी का है, मुल्तानी भी परमेल परवेशक राग है और इसका थाट जो है तोड़ी ही है। लेकिन यहाँ पे जो दिख रहा है पीछे में तोड़ी समझकर इसको तोड़ी नहीं समझ लेना है भाई, ये तोड़ी थाट का नहीं है। ये आपका जो थाट हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? भैरवी हो जाता है। बिलास खानी तोड़ी जो है भैरवी थाट का राग माना जाता है, इसलिए हमारा जो जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि इनमें से कौन सा राग तोड़ी थाट, आप लोग यहाँ तक पढ़कर रुक नहीं जाना है भाई, पूरा पढ़ना है। ठीक है, क्या होता है ना कभी कभार होता क्या, मैं बताता हूँ आपको। कभी कभार क्या होता है कि इनमें से कौन सा राग तोड़ी थाट, बस इतना पढ़ लिए कि तोड़ी थाट, ध्यान गया मधुवंती और मुल्तानी पे, लगा दिए छठ से उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये आपको नहीं करना है, ये आपको रॉन्ग है। ठीक है, आपको पूरा पढ़ना है। तो कौन सा नहीं है आपका? बिलास खानी तोड़ी नहीं है, ये भैरवी का है। आगे देखिए नंबर 19, किस राग में अति कोमल गंधार, अति कोमल ग का प्रयोग किया जाता है? क्या दरबारी कांगड़ा, अराना, भैरवी, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो जवाब रहने वाला है दोस्तों अति कोमल ग लगता है। अति कोमल, आपके अति कोमल ग के बारे में पूछा जा रहा है कि किस राग में लगता है। तो इसका जो जवाब हो जाएगा हमारा 19 नंबर का जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अडाना। राग अडाना में अति कोमल ग का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, नंबर 19 का क्या हो गया? राग, सॉरी माफ कीजिएगा 1 मिनट, राग दरबारी, मैं भी भूल गया भाई, दरबारी कांगड़ा। ठीक है, दरबारी कांगड़ा में क्या होता है कि अति कोमल ग का प्रयोग किया जाता है। भाई आप लोग अब जानते हैं, कमेंट कीजिएगा कि थोड़ा सा, तो भाई हमारे साथ भी थोड़ा सा हो जाती है कभी गड़बड़, कोई बात नहीं। बस मैं भी भाई इंसान हूँ, थोड़ा सा मशीन तो हूँ नहीं कि भाई एक बार माइंड में टाइप कर लिया तो वही टाइप रह ही जाएगा, तो थोड़ा सा होता है, कोई बात नहीं, याद रखिएगा दरबारी कान्हड़ा। ठीक है, 19 नंबर का जो जवाब हो जाएगा दरबारी कान्हड़ा हो जाएगा। इसमें क्या होता है? अति कोमल गंधार स्वर प्रयोग होते हैं, दरबारी कान्हड़ा। भैया इसको जो है किस थाट से जन्य राग माना जाता है? तो इसका थाट जो है आप लोग जरा कमेंट कर दीजिए तो कमेंट बॉक्स में एक बार फटाफट कि दरबारी कान्हड़ा किस थाट का राग है। चलिए फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और फटाफट से कमेंट कीजिए। पहले अगला प्रश्न हम जब तक बताते हैं, कौन सा राग माइनर स्केल के समान है? देखिए माइनर स्केल जो है आपका, माइनर स्केल, मेजर स्केल, ये सब कहाँ, ये सब पाश्चात्य संगीत से तुलना किया जा रहा है इसका, तो वो भी मैं बताऊंगा, पाश्चात्य संगीत भी मैं करवाऊंगा, सब मिलता जुलता जो जितने भी प्रश्न होंगे सब करवा देंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आपको जैसा कि मैंने कहा है कि दोस्तों आप लोग और अदर जगह से भी पढ़ते रहिए। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई कभी छोड़ना नहीं है, सबको लेकर चलना है और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स जो है पड़े हुए हैं यूट्यूब पे। ठीक है, तो आपको जिनका समझ में आता है, जिनसे अच्छा लगता है उनसे आप लोग पढ़िए। बाकी तो मैं हूँ, मैं फिर बाकी जो है जितना वो तो मैं करवाऊंगा, लेकिन उनको भी पढ़िए, साथ में सबको देखते हुए चलिएगा। ठीक है, ताकि आपके सिलेक्शन में जो है किसी प्रकार का कोई बाधा नहीं आए। देखिए प्रश्न है हमारा कि कौन सा राग माइनर स्केल के समान है? तो ये इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आसावरी। आसावरी राग को माइनर स्केल के समान माना जाता है। ठीक है, आसावरी ये क्या है? आसावरी थाट से ही उत्पन्न राग है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? इसलिए इसको आश्रय राग कहेंगे। और आसावरी में ग, ध और नी क्या लगते हैं? कोमल प्रयोग होते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न 21 नंबर का, रास के दौरान कौन सा संगीत गाया जाता है? क्या हवेली संगीत, थारू संगीत, चालुक्य संगीत, कौन सा संगीत गाया जाता है आपके रास के दौरान? तो रास के दौरान अगर पूछा जाएगा तो इसमें जवाब आपको क्या देना है? रास के दौरान हवेली संगीत गाया जाता है। ठीक है, चलिए ये वैसे ये राजा महाराजाओं के महलों में गाए जाते हैं। अगला प्रश्न है 22 नंबर का, इनमें से कौन सा राग रविशंकर द्वारा रचित, यहीं तक नहीं पढ़ना है,
कौन रचित नहीं है, ठीक है। ऐसा ना समझिए कि रचित उसके बाद फिर परमेश्वरी और तिलक श्याम लगाकर हम निकल लिए आगे उपयुक्त में से एक से अधिक की तरफ। तो आपको पूरा देखना है तो कौन सा राग जो है रविशंकर द्वारा रचित नहीं है। तो इसका जो जवाब हो जाएगा, इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब होगा मेधावी, ठीक है। ये जो है आपके रविशंकर जी द्वारा रचित नहीं है। बाकी राग परमेश्वरी की रचना किसने की, तो रविशंकर जी ने। राग तिलक श्याम की रचना किसने की, तो रविशंकर जी ने। दोस्तों एक चीज मुझे कमेंट कीजिएगा, एक चीज और आपके लिए यहाँ पे प्रश्न है कि 12 प्रकार के श्याम रागों की रचना, श्याम रागों की रचना, श्याम रागों की रचना, ठीक है, किसने की। चलिए जरा आप लोग कमेंट करके बताइए तो 12 प्रकार के श्याम रागों की रचना किसने की। फटाफट आप लोग जवाब दीजिएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, राग भटियार किसका मिश्रण है। 23 नंबर का जवाब हमारा क्या हो जाएगा, भटियार आपका जो मिश्रण हो जाएगा। ये आपके भटियार किसका है, मारवा थाट के अंतर्गत आता है ना भाई। थाट इसका क्या हो जाता है, थाट हो जाता है मारवा। और ये भटियार जो है राग है ये किसका मिश्रण है, तो ये आपके भैरव और मारवा का मिश्रण माना जाता है, ठीक है। ये दोनों का मिश्रण है भटियार, भैरव और मारवा का। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा 24 नंबर का, 4 विविध लक्षणों से युक्त विधा है। भाई 4 विविध लक्षणों से युक्त जो विधा है उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम लोग क्या कहेंगे, भजन जी नहीं, ख्याल नहीं। क्योंकि यहाँ पे चतुरंग जब दे रखा है तो 4 विविध लक्षणों से युक्त हमारा जो है क्या हो जाएगा, चतुरंग हो जाएगा, ठीक है। और 3 विविध लक्षणों से युक्त त्रिवट। तो ये सब जो है आपके घुमा फिरा कर जो है शब्द को पूछ दिए जाते हैं, कोई बात नहीं, याद रखना है, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लेना है। अगला प्रश्न है 25 नंबर का, इनमें से कौन सा षड्ज पंचम भाव को दर्शाता है। देखिए दोस्तों सेशन अगर आपको मजा आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा और साथ ही दोस्तों उन लोग को भी शेयर कर दिया कीजिए भाई जिनके पास सेशन नहीं पहुंचता है। क्योंकि मार्केट्स में जो है बुक जो है ज़्यादा अवेलेबल है नहीं, तो बहुत ढूंढने पे मिलता है। तो इसलिए जो है उनका भी कल्याण हो जाए, ठीक है। तो षड्ज पंचम भाव को कौन सा दर्शाता है, क्या साप, भाई ये तो आपको दर्शाएगा ही क्योंकि साप तो है ही आपका रेध। यहाँ पे आपको क्या है, साप साम। तो यहाँ पे जो जवाब रहने वाला है आपका, देखिए साप भी दर्शाएगा और रेधा भी दर्शाएगा, लेकिन सामा क्या करता है, सामा संवाद को दर्शाएगा। इसलिए जो हमारा जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ये भी दर्शाता है और ये भी दर्शाता है। और षड्ज पंचम भाव में कितने श्रुतियों का अंतर होता है, 13 श्रुतियों का अंतर होता है। और षड्ज आपके मध्यम भाव में कितने श्रुतियों का, 9 श्रुतियों का अंतर होता है, ठीक है। सामा और सापा संवाद होता है ना, 9 से 13 श्रुतियों का अंतर, तो यही चीज है। आगे देख लेते हैं 26 नंबर का है कि मैहर बैंड की स्थापना किसने की थी। मैहर बैंड भाई स्थापना तो किए थे, इसमें एक प्रश्न पूछा जाता है, इसका प्रश्न थोड़ा सा माइंड में आ नहीं रहा है उस चीज को। 200 कुछ जो है आपके अलाउद्दीन खान ने कुछ रचना किए थे, तो इसकी रचनाएं की थी मैहर बैंड के। वो कितना है वो जरा सा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा फटाफट, ताकि थोड़ा सा मेरे भी ध्यान में आ जाए। देखिए मैहर बैंड की स्थापना किसने की थी, तो इसका जो जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खां हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो है मैहर घराने के संस्थापक थे और अलाउद्दीन कहाँ रहते थे, कहाँ, तो मैहर में ही रहते थे और उन्हीं के घर के नाम से जो है उनका घराना बन गया मैहर का घराना, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा है 27 नंबर का, मेरुखंड गायकी के लिए प्रसिद्ध कलाकार है। मेरुखंड, देखिए मैं आपको बता दूं कि इंदौर घराने के संस्थापक जो हैं वही मेरुखंड गायकी के लिए प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो आपके घराने के संस्थापक कौन हो जाएंगे इंदौर घराने के, तो जवाब हो जाएगा आमिर खां। तो मेरुखंड जो है आपकी गायकी उसके लिए प्रसिद्ध आमिर खां। और आमिर खां प्रायः किस ताल का प्रयोग करते थे, तो प्रायः एक ताल का प्रयोग करते थे। और एक ताल में कितनी मात्रा, 12 मात्रा, और इसके कितने विभाग, 6 विभाग। ताल कैसा, तो संपदी, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा है 28 नंबर का कि अभिनव भारती किस ग्रंथ पर लिखी गई टीका है। अभिनव भारती जो है वो किस ग्रंथ पर लिखी गई टीका है। चलिए देखिए मैं अभिनव राग मंजरी की बात करने लगा था, तो मैं बता दूं कि उसके लेखक जो है भातखंडे हैं, ठीक है। भातखंडे जी हैं अभिनव राग मंजरी के लेखक, क्रमिक पुस्तक मालिका के भी लेखक है भातखंडे। तो ये सब चीज जो है याद रखना है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे जो इसका आंसर जो होने वाला है अभिनव भारती, तो इसके जो है किस ग्रंथ पे लिखा गया टीका है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका नाट्य शास्त्र पर लिखा गया टीका है आपका क्या, अभिनव भारती,
और एक जो है आपका टीका लिखा गया है नाट्यशास्त्र पर, किसने लिखा है? चलिए ज़रा आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट, क्योंकि दोस्तों कमेंट से कहीं आपको भागना नहीं है। आपको हर समय, हर घड़ी इम्तिहान से गुज़रना होगा, इसलिए आप लोग को जो है हर पल जब भी मैं कहूँ आप लोगों को याद करके उसको कमेंट करना होगा। तो भई इसी तरह से अगर रिज़ल्ट पाना है, सफलता पानी है तो आपको ये करना होगा। चलिए, तो आगे देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 29 नंबर का। सर्वप्रथम किस विद्वान ने मेल पद्धति का उल्लेख किया है? दोस्तों देखिए, ये सब प्रश्नों को आसान नहीं समझना है, ये सब सारे नीट लेवल के प्रश्न हैं भई, ठीक है? तो सर्वप्रथम किस विद्वान ने मेल पद्धति का उल्लेख किया था? इसका जवाब क्या होगा? क्या विद्यारण्य, सारंगदेव, मतंग, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिए, इसका जो जवाब रहने वाला है, सही जवाब इसका हो जाएगा विद्यारण्य। विद्यारण्य जी ने क्या किए थे? सर्वप्रथम मेल पद्धति का उल्लेख किए थे, ठीक है? विद्यारण्य, ठीक है? चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वप्रथम किस संगीतज्ञ ने स्वरों के लिए कोमल और तीव्र संज्ञा प्रयोग किया था? यानी कि भाई कौन ऐसे व्यक्ति थे, कौन ऐसे संगीतज्ञ थे जो स्वरों के लिए वो कहे कि कोमल भी होंगे और तीव्र भी होंगे? ऐसा कहने वाले प्रथम कौन थे कि कोमल स्वर भी होगा और तीव्र स्वर भी होगा? तो ऐसा कहने वाले जो प्रथम कौन थे? सर्वप्रथम किसने ऐसा कहा था? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? कवि लोचन, ठीक है? कवि लोचन हो जाएंगे। और इन्होंने पता है इन्होंने कितना स्वर माने थे? 16 स्वर माने थे भाई, जिसमें 7 शुद्ध और इसमें 9 आपके विकृत, ठीक है? 9 विकृत और 7 आपका क्या था? शुद्ध था। तो ये कवि लोचन ने माना था स्वर। और लोचन का जो ग्रंथ है कौन सा है? चलिए कवि लोचन का ग्रंथ फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, कवि लोचन का ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों इसी के साथ जो है आज का ये सेशन जो है समाप्त हुआ, और इससे आगे जो सेशन आने वाला है वो काफ़ी आप लोगों के साथ जो है इम्पॉर्टेंट सेशन जो है शेयर साझा करने वाला हूँ मैं आप लोगों के साथ। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लीजिएगा और साथ ही उन बच्चों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? तो चलिए मुझे फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों कि आज का सेशन आपको कैसा लगा है, और हम मिलेंगे आपसे अगले सेशन में कुछ नए प्रश्नों के साथ और कुछ नई-नई बातों के साथ, ठीक है? जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।